सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टर्म 2 के हिंदी कोर के टर्म मॉडल सेट 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। एक एक प्रश्नों को आसानी से समझेंगे और एक एक प्रश्नों का आसानी से हल करेंगे और एक एक प्रश्न का उत्तर ठीक से देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले सामान्य निर्देश के बारे में बात करेंगे। देखिए सामान्य निर्देश क्या रहेगा कि आप लोग का जो प्रश्न रहेगा 3 खंड में बांट दिया जाएगा और तीनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना मतलब अनिवार्य है। सभी खंड से मतलब प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। उसमें से ये बताया गया है कि इसमें से कुछ प्रश्न को, जैसे मान लेते हैं कि 5 प्रश्न है, 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का उत्तर देना, वो तो बता दिया गया है प्रश्नों में। और साथ में निर्देश ये है कि उसके सामने में ही उसका अंक दिया जाएगा, मतलब मिल जाएगा देखने को कि इस प्रश्न में कितना अंक मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी कोर का कंप्लीट सोल्यूशन है क्लास 11 का। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है पद्यांश। तो पद्यांश बनाने का नियम क्या है कि शुरू से लास्ट तक हम लोग पद्यांश को एकदम बारीकी से आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पद्यांश को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या है पद्यांश कि हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों को दे उपहार, उषा ने हर्ष अभिनंदन किया और पहनाए हीरक हार। जग हम लगे जाने विशाल लोक में फैला फिर आलोक, बेतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल सृष्टि हो उठी असक। फिर विमल प्राणी ने बिना ली कमल कमलकर में सप्तरित, सप्त सिंधु में उठे क्षीर तब मधुर शाम संगीत, बजाकर बीज रूप से सृष्टि नाव पर झेल प्रलय की शीत, अरुण केतन लेकर निज हाथ वरुण पट में हम बड़े अभी। ठीक है, तो यहाँ पर पद्यांश को शुरू से लास्ट तक पढ़ लिए। देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न है, 3 प्रश्न में एक प्रश्न में 2 नंबर मिलेगा। यहाँ पर बोला गया है कि 2 + 2 + 2 = 6, यानी कुल 3 प्रश्न को उत्तर देना है। जैसे कौन नंबर प्रश्न है कि कविता को उचित शीर्षक लिखिए। देखिए इस कविता में ज़्यादातर हम लोग क्या देख रहे हैं कि भारत के बारे में देख रहे हैं। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा इसका मतलब कौन नंबर था 1 का। तो प्रस्तुत कविता का शीर्षक हो जाएगा हमारा प्यारा भारतवर्ष, यानी भारत के बारे में ज़्यादातर बोला गया, इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा हमारा प्यारा भारतवर्ष। ठीक है, अब ख नंबर इसका प्रश्न क्या है। देखिए ख नंबर प्रश्न की सारी शक्ति शोक रहित क्यों हो उठी। तो सारी शक्ति शोक रहित क्यों हो उठी। तो पद्यांश को पढ़ने के बाद हम लोग को क्या पता चला कि अज्ञान एक प्रकार का शौक है। अगर किसी व्यक्ति को मतलब सटीक जानकारी नहीं रहेगा तो उसको बोलेंगे अज्ञान। तो अज्ञान एक प्रकार का शौक है। अज्ञान अनेक प्रकार के दुखों का कारण है। हमने ज्ञान के प्रसार के द्वारा संपूर्ण विश्व को शोक रहित बना दिया। ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व को शौक रहित यानी शौक से मुक्त बना दिया। ज्ञान के आलोक में विश्व भर में सुख समृद्धि का विकास हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न 1 का ग नंबर है। यहाँ पर 1 का ग नंबर प्रश्न है कि भारत का हिमालय का आंगन क्यों कहा गया। देखिए भारत को हिमालय का आंगन क्यों कहा गया। तो देखिए आंगन इसलिए कहा गया कि सूर्योदय की प्रथम किरण तो हिमालय पे पड़ती है ना। तो सूर्योदय की प्रथम किरण हिमालय पे पड़ती है, किरण सूर्य के प्रकाश के साथ साथ ज्ञान का भी प्रतीक है। इस तरह कवि का अभिप्राय भारत को विश्व संस्कृति के उद्घोषक के रूप में चित्रित करना। ठीक है, ये होगा 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए 1 नंबर में आप लोगों का एक पद्यांश दिया गया है, जो पद्यांश हम लोग सॉल्यूशन अभी किए, और अथवा में गद्यांश दिया गया है। तो आप लोगों को अथवा दिया गया है, इसलिए 2 में से 1 प्रश्न का उत्तर देना होगा। 2 में से 1 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा परीक्षा में, लेकिन यहाँ पर हम दोनों को सॉल्व करा देते हैं। आप लोग जो आप लोगों का आसान होगा वही प्रश्न दीजिएगा उत्तर। तो अथवा वाला देख लेते हैं। देखिए अथवा वाला है गद्यांश के, तो गद्यांश को हम लोग शुरू से लास्ट तक पढ़ लेंगे और एक एक प्रश्नों का हल करेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। क्या है गद्यांश कि महानगरों में जो सभ्यता फैली है वो छिछली और हृदयहीन है। लोगों ने पारस्परिक मिलन के अवसर तो बहुत हो गए, मगर इन मिलन में हार्दिकता नहीं होती, मानवीय संबंध में घनिष्ठता नहीं हो पाती। दफ्तरों, ट्रामों, बसों, रेलों, सिनेमाघरों से सभाओं और कारखानों में आदमी हर्ष में भीड़ में रहता है, मगर इस भीड़ के बीच वो अकेला होता है। मनुष्य के लिए मनुष्य के भीतर पहले जो माया, ममता, सहानुभूति के भाव थे वो अब लापता होते जा रहे। देशों की पारस्परिक दूरी घट गई, लेकिन आदमी और आदमी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही। ठीक है, पैसेज को शुरू से लास्ट तक पढ़ लिए। और जैसे पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। देखिए तो पैसेज में हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए महानगरों के बारे में। तो इसका उचित शीर्षक क्या देंगे, इस गद्यांश का उचित शीर्षक हो जाएगा इसका, देखिए कौन नंबर है, महानगर या सभ्यता। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसमें है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, 1 सेकंड, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है ख नंबर कि महानगरों की सभ्यता को हृदयहीन क्यों कहा गया। तो हृदयहीन इसलिए कहा गया कि यहाँ पर मतलब कोई किसी को ना, मतलब सब
घनिष्ठता धीरे धीरे घट जा रही है। कोई किसी को नहीं पहचान रही है, आदमी आदमी को नहीं पहचान रही है, इसलिए ये सभ्यता घट जा रही है। तो महानगरों की सभ्यता में मानवीय संबंध में घनिष्ठता घट जा रही है। भीड़ में रहकर भी मनुष्य अकेलापन महसूस करता है, इसलिए इसे हृदयहीन कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर गौ नंबर है। गौ नंबर प्रश्न है कि हार्दिकता होने का क्या आशय है। तो हार्दिकता होने का आशय यह है कि स्वानुभूति रखने से, मतलब धीरे धीरे स्वानुभूति अभाव होते जा रहा है, तो लेकिन स्वानुभूति नहीं रख पा रहे हैं, तो उसी को बोल सकते हैं कि हार्दिकता होने का अभिप्राय स्वानुभूति अभाव रखने से है। लोग अकेले पर रहने के कारण एक दूसरे से स्वानुभूति नहीं रख पा रहे। ठीक है, अथवा वाला भी हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 2 नंबर है। देखिए अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है रचनाखंड से। देखिए इसमें आप लोगों को एक मतलब भारतीय किसान झारखंड के पर्यटन स्थल के बारे में एक निबंध लिखने के लिए बोला गया। ख नंबर एक पत्र लिखने के लिए बोला गया। ग नंबर कोरोना से बचाव बताते अपने मित्र के पत्र लिखने के लिए बोला गया। घ नंबर रिपोर्ट भी लिखने के लिए बोला गया। ठीक है, तो ख नंबर वाला जो 2 नंबर वाला सेक्शन ख वाला है जो 2 नंबर में आता है, इसका हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, जिसमें आप लोगों का जो मतलब पत्र लिखने का नियम क्या है, निबंध लिखने का नियम क्या है, उस नियम भी सिखा देंगे। और एक ही नियम सिखा देंगे, उसी नियम से सारे पत्रों को आप लोग लिख पाएगा। ठीक है, तो इसका वीडियो हम अलग से बना देंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं 3 नंबर। देखिए 3 नंबर खंड ग से है, जो कि पाठ्यपुस्तक से है। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक का काव्य संदर्भ लिखिए। इसमें 2 प्रश्न है, 2 में से किसी एक का प्रश्न देने के लिए बोला गया है, लेकिन हम दोनों को हल करवा देंगे। आप लोग को जो वाला आसान होगा वही वाला प्रश्न परीक्षा में उत्तर दीजिएगा। ठीक है, देखिए तो कौन में प्रश्न है कि कोलकाता में कभी ना जीने दूंगी, कलकत्ते पर बजर गिरे। तो इसका मतलब संदेह लिखने के लिए बोला गया। देखिए तो ये कहानी है एक किताब की कहानी से है, चंपा से कहानी के बारे में है कि चंपा मतलब वो ना अपने विवाह के बारे में जानती थी, ना वो ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई के बारे में जानती थी, तो उसके ऊपर लिखा गया है। तो वो कहती है अपने पति को कि मैं मतलब अपने पति को मतलब बाहर नहीं जाने देंगे, यानी कोलकाता नहीं जाने देंगे। तो इसका संदेश क्या हो जाएगा, इन पंक्तियों में चंपा का भोलापन, अल्हड़ पर और हठी स्वभाव प्रकट हुआ है। विवाह के बारे में उसकी ना नुकुर ऊपरी है, यानी विवाह के बारे में उसको कुछ पता नहीं। इसी प्रकार पढ़ाई लिखाई के प्रति ना नुकुर भी ऊपरी होगी, यानी पढ़ाई के बारे में उसको भी ठीक से पता नहीं। साथ ही भाषा ग्रामीण परिवेश के अनुकूल अत्यंत सरल, सीधी और सादगीपूर्ण है। कोलकाता महानगरी संस्कृति का प्रतीक है। वो नारी का वियोग दुख देने वाला तथा परिवार को माजल में फंसाने वाला है। फिर इसके अतिरिक्त चंपा के स्वाभाविक संवाद के कारण कविता में सजीवता आ गई। तो इसका संदेश ये हो गया। अब 3 का ख नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 3 का ख नंबर प्रश्न। तो ख नंबर प्रश्न है कि अपने चेहरे पर सांथाल परगना की माटी का रंग, भाषा से झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। तो इसका संदेश लिखने के लिए बोला गया। तो इसमें क्या झारखंड की सभ्यता के बारे में बोला गया इसमें, और झारखंड की सभ्यता के बारे में लिखने के लिए बोला गया है। तो झारखंड की सभ्यता के बारे में लिख देना। तो इसका संदेश क्या हो जाएगा, ख नंबर का काव्य संदेश, इन पंक्तियों की कविता की स्वस्थ संस्कृति प्रेम प्रकट हुआ है, उसे अपने सांथाल लोक स्वभाव पर स्वाभाविक गर्व है। इससे शहरी जीवन की जड़ता और ठहराव की जगह उमंग, उत्साह और उल्लास भरे जीवन की वकालत की गई। इसकी भाषा अत्यंत सरल है, यह जन जन के करीब की भाषा है। इसमें कृत्रिमता की जगह निर्झर जैसी सहजता है। फिर यहाँ पर कि भाषा का प्रभाव मुग्धकारी है, माटी का रंग सांस्कृतिक विशेषता का परिचायक है, ठंडी होती दिनचर्या उमंग उल्लास से शून्य ठहरे हुए जीवन का प्रतीक। ठीक है, 3 का ख नंबर भी हो गया। अब 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न को उत्तर देने हैं बोला गया। 3 प्रश्न इसमें है, 3 में से किन्हीं 2 प्रश्न को उत्तर देने के लिए बोला गया। प्रश्न दिया नंबर, इसमें अंक मिलेगा 3 + 3 6, यानी एक प्रश्न में 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो क नंबर प्रश्न है कि कमीज ना होने पर लोग पाँव से पेट क्यों ढक लेते हैं। तो इसका उत्तर देने के लिए बोला है। तो 4 का क देखिए, तो कमीज ना होने पर मतलब लोग पैर से पेट क्यों ढक लेते हैं। तो देखिए तो 4 का क नंबर है कि यहाँ के लोग इतने दिनहीन, स्वकारवादी और यथास्थितिवादी हो चुके हैं कि वो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, मतलब अपने अधिकार को नहीं ले पाते, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पाते बोल सकते हैं, मतलब संघर्ष नहीं कर पाते, बल्कि वे अपने में उसके बाद यहाँ पर अपने में सिकुड़ कर, देखिए आप यहाँ पर एक सेकंड इसको जूम कर लेते हैं,
अपने में सिकुड़ कर जैसे तैसे जीनों का अपनी नियति बना लेते, उनमें संघर्ष की कामना मर चुकी है। तो इस तरह का ये इसका उत्तर हो गया। अब 4 का ख नंबर, 4 का ख नंबर प्रश्न क्या है देखिए। तो ख नंबर प्रश्न यहाँ पर है कि पठित कविता में चंपा की किन विशेषता का चित्रण है। तो देखिए चंपा क्या थी, चंपा एक सरल थी, उसको ना पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी थी, तो उसके बारे में इसमें यहाँ पर लिखना है चंपा के बारे में। तो देखिए चंपा ख नंबर यानी चंपा एक छोटी बालिका जो काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती। कवि के अनुसार वो चंचल और नटखट है, दिन भर पशुओं को चराने का काम करती, वो जो करना चाहती है वो करती है, उसे पढ़ना पसंद नहीं तो नहीं पढ़ती, वो नहीं चाहती कि उसका पति उससे दूर जाए, वो कहती है कलकत्ता पर बजर गिरे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 5 का, 4 का हो गया 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है इसमें 5 नंबर कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी 3 को प्रश्न है, 3 में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए बोला गया है, और एक प्रश्न में 3 नंबर मिलेगा, 2 प्रश्न में यानी 6 नंबर। कौन वा प्रश्न है कि धनराम मोहन को अपनी प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। तो देखिए धनराम मोहन को प्रतिद्वंदी इसलिए नहीं समझता था क्योंकि मोहन थे ना, जब मतलब क्लास में जब लोग क्लास करते थे तो पाठशाला के मास्टर जो थे मोहन से प्रश्न पूछते थे, तो कोई भी प्रश्न अगर कोई नहीं बोल पाते थे तो वो प्रश्न मोहन बता देते थे, वो प्रश्न मोहन बता देते थे। तो मोहन के ऊपर मतलब जो मास्टर थे उसका एक तरह का भरोसा हो गया कि ये सब उत्तर दे देंगे, तो इसलिए जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं वो मोहन के द्वारा है उस बच्चों को पिटवाता था मोहन के द्वारा, स्कूल के टीचर। फिर उसमें जो यहाँ पर आए धनराम भी आते थे, तो धनराम को भी मतलब पिटवाता था मोहन के द्वारा। तो धनराम के मतलब शुरू से बचपन से उसके मन में बैठ गया है, तो इसलिए धनराम को मोहन के प्रति कोई इसमें प्रतिद्वंदी नहीं आया। तो देखिए 5 का कौन नंबर उत्तर पढ़ लेते हैं अब कि मोहन पाठशाला के मास्टर त्रिलोक सिंह जी का प्रिय विद्यार्थी था। जब पूरी कक्षा में किसी भी छात्रों को सवाल का उत्तर आता था तो मास्टर जी मोहन से पूछते और उत्तर दे देता था। उसे मास्टर जी ने पूरी पाठशाला का मॉनिटर बना रखा था, वह अच्छा गाता था और मास्टर जी के पहुँचने से पूर्व प्रार्थना करवाता था। उनके अनेक बार जिस सवाल ना आता था उस मास्टर जी मोहन से पिटवाते थे, कहते थे कि पकड़ उसका कान और लगवा 10 उठक बैठक। फिर आगे है अथवा छड़ी से पिटवाते थे। धनराम भी अनेक बार मोहन के हाथे बैठ खाए थे, पर मोहन के प्रति थोड़ी बहुत इच्छा रहने पर भी धनराम आराम से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका कारण यह है कि बचपन से ही मन में बैठ गई थी कि जातिगत हिंसा के कारण धनराम मोहन ने कभी मोहन का अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना, बल्कि वो इस मोहन का अधिकार समझकर उसका आदर करता था। ठीक है। अब 5 का ख नंबर प्रश्न है यहाँ पर, 5 का ख नंबर प्रश्न। 5 का ख नंबर प्रश्न है कि इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है क्यों। तो देखिए इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं इसीलिए नहीं मिलता है क्योंकि स्पीति जो है ना वो हिमालय के ऊपर है, हिमालय के ऊपर है, वहाँ तो कोई पहुँच नहीं पाता, इसीलिए इतिहास में स्पीति का कोई वर्णन नहीं मतलब आता है। तो देखिए पढ़ लेते हैं 5 का ख नंबर है यहाँ पर। देखिए वही है कि स्पीति हिमालय की पहाड़ी में एक ऐसा दुर्गम स्थल है जहां पहुंचना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। समस्त संसार में क्या हो रहा है इसकी जानकारी स्पीति की जानकारी संसार को नहीं के बराबर है। संचार माध्यमों एवं आवागमन के साधन का अभाव है। लेखक स्वयं लिखते हैं कि स्पीति का भूगोल अलग है। वस्तुतः यह वह प्रमुख कारण है जिससे स्पीति का इतिहास में वर्णन नहीं मिलता। देश में कब कौन शासक आया और कौन चला गया स्पीति इससे अनभिज्ञ है, क्योंकि वहाँ पर कोई पहुँच ही नहीं पाते और स्पीति भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। राजा भी नहीं जानते कि स्पीति नामक कोई स्थान भारतीय साम्राज्य का एक है। इन सभी बातों के कारण स्पीति का अलग भूगोल। ठीक है। अब अगला प्रश्न 5 का ग नंबर है यहाँ पर, 5 का ग नंबर प्रश्न। देखिए प्रश्न है कि रजनी धारावाहिक की पठित कड़ी में किस समस्या का चित्रण हुआ। इसका उत्तर लिखने को बोला गया है 5 का ग नंबर का। तो 5 का ग नंबर देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए 5 का ग नंबर है यहाँ पर। तो रजनी धारावाहिक पाठ में प्राइवेट ट्यूशन की समस्या का चित्रण हुआ है। मतलब मेधावी छात्र में अध्यापक के बहकावे में आकर यह डर कर ट्यूशन की शरण में चले जाती है। अमित मेधावी छात्र थे, उसे ट्यूशन की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन वह हाफ ईयरली में 96 अंक लाए थे, किंतु वार्षिक परीक्षा में 72 अंक लाए थे क्योंकि उसने गणित के अध्यापक से ट्यूशन नहीं लेता था। इसलिए ये मतलब इस कहानी में बताया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर है। देखिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। 6 नंबर प्रश्न है कि
प्रेमचंद अथवा त्रिलोचन की किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखे। दो में से किसी एक के दो रचनाओं का लिखने के लिए बोला गया, प्रेमचंद या त्रिलोचन के। तो प्रेमचंद ने क्या दो लिखे हैं, तो प्रेमचंद ने लिखा है यहाँ पर, देखिए प्रेमचंद की रचना क्या क्या है। प्रेमचंद की रचना है गबन और गोदान, और त्रिलोचन की रचना है गुलाब और बुलबुल तथा अमला। तो दो में से किसी एक का प्रेमचंद वाला या त्रिलोचन वाला उत्तर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 7 नंबर है यहाँ पर, देखिए 7 नंबर प्रश्न है यहाँ पर। 7 नंबर प्रश्न है कि पठित पाठ के आधार पर बतलाए कि घरों में काम करने वाली महिला का जीवन कितना जटिल और कठिन होता है। तो ये कहानी लिया गया है एक मतलब बेबी के कहानी के आधार पर। देखिए ये कहानी बेबी हवलदार के आत्मकथा को ली गई है, ठीक है। तो देखिए 7 का जो घरेलू नौकर की अनेक समस्याएं बेबी हवलदार की आत्मकथा से स्वतः उजागर होती है। इसके अतिरिक्त अन्य कई कठिनाई उन्हें झेलनी पड़ती है। सब मालिक तातुस जैसे नहीं होते, मतलब जो हवलदार की बेबी हवलदार का मालिक थे तातुस वो बहुत अच्छा थे, लेकिन सब मालिक तो इस तरह का नहीं होते हैं। और तो हारी बीमारी में भी छुट्टी नहीं देते, और यदि नौकरी छुट्टी कर ले तो उसके पैसे भी काट लेते थे। कभी कभी तो चोरी करने के आरोप भी बेचारे नौकरों को झेलने पड़ते। इस घरों में कोई भी अच्छी बुरी घटना घटित हो जाए तो सबसे पहले शक की सब सुई घरेलू नौकरों पर ही घूमती। इसके अतिरिक्त और भी कोई समस्याएं हो सकती, ठीक है। और देखिए 7 में एक अथवा वाला प्रश्न है, तो आप लोग 2 में से किसी एक का उत्तर देना है, लेकिन हम दोनों को हल करा देंगे। तो 7 का अथवा वाला प्रश्न है, 7 का अथवा वाला प्रश्न है कि तातुस के परिवार ने बेबी की ज़िंदगी को संवारने में कैसे सहायता की। तो तातुस के घर में बेबी मतलब काम करते थे, तो किस तरह का मतलब यहाँ पर सुधारे है। तो देखिए तो जो यहाँ पर जो बेबी हवलदार है तो वह बहुत ही मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर बस्ती में रहते थे। तो ठीक है, तो इसका हम उत्तर कर लेते हैं। देखिए तो तातुस जैसे सहृदय लोग सौभाग्य से ही मिलते हैं। उन्होंने बेबी को अपने घर में घर काम के लिए रखा, पर सदा उसका ध्यान रखते हुए वो सोचा कि उसका भी मन है, उसकी भी इच्छा है, उसे भी अच्छी तरह जीने का अवसर मिलना चाहिए। उसके बाद आगे यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर है आगे कि एक झुग्गी में रहने वाले बेबी लेखिका बनता तो दूर अपने बच्चों की पढ़ाई, पेट पालने, आवास आदि सुविधाओं की व्यवस्था भी नहीं कर पा रहे। तो देखिए बेबी आगे जाके क्या बना, लेखिका। तो उसका लेखिका बनना तो दूर की बात है कि उसको जो तातुस की सहायता मिले, इसलिए उसको वो लेखिका बन सकी। झुग्गी बस्ती की घिनौनी मानसिकता, समाज की संकीर्ण सोच के कारण उसे दिन रात उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती थी। कभी बस्ती और मकान बदलना पड़ता था, कभी बुलडोजर उसका मकान गिरा जाता है। फिर आगे है इसमें कि इस निराशजनक माहौल में तातुस ने उसे पढ़ने के लिए किताब दी और लेखक के लिए बाध्य किया और कहा कि लेखन को वो तातुस का काम समझकर जैसे भी हो गलती तो भी लिखिए, वो अपने ही जीवन परिचय लिख सकती है। वो बेबी को समझते कि जो बुरे ऐसा क्यों है, इन्हें माफ़ करने का प्रयास करें। उसके लिखे हुए वे केवल तारीफ ही नहीं करने बने, उसे अपने सभी मित्रों में प्रसारित करते। इस उत्साहजनक व्यवहार से ही बेबी को मुकाम हासिल हुआ। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसमें देख लेता है 8 नंबर बड़ा प्रश्न। देखिए 8 नंबर बड़ा प्रश्न भी दो दिया गया है, एक ए वाला एक अथवा वाला। तो 2 में से किसी एक का उत्तर देना है, हम दोनों का हल करवा देंगे। तो 8 नंबर वाला पहला प्रश्न है कि ओले आंध्रे पाठ में स्त्री पुरुष संबंध के किस समस्या पर प्रकाश डाला गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 नंबर का। देखिए यहाँ पर 8 नंबर वाला प्रश्न है का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए जो अंधेर आधारी ओले अंधारी शीर्षक पाठ में स्त्री पुरुष के संबंध में असंवेदनशीलता को दर्शाया गया। इस कहानी के प्रमुख पात्र बेबी हवलदार है, जो 13 वर्ष की अवस्था में दोगुनी उम्र वाली व्यक्ति से ब्याह की गई थी। जीवन की सबसे संवेदनशील उम्रों में वो 3 बच्चों की मां बन गई। पति की ज़्यादातियों से तंग आकर वो बच्चों के साथ घर छोड़कर चली गई। वो दुर्गापुर से फरीदाबाद गई। इसके पश्चात वो गुड़गांव गई। यहाँ से विविध परिस्थितियों में गुजरना पड़ता। पति के साथ नहीं रहने के कारण उसे ताने सुनने पड़ते थे। कुछ लोग उसको साथ छिड़काने करने की कोशिश करते। इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज कर वो किसी तरह गुजार करती थी। सौभाग्यपूर्ण बस उसे एक अच्छे इंसान मतलब जो तातुस बोल सकते हैं इंसान से मुलाकात हो जाती। वो सज्जन व्यक्ति अपने घर में उससे शरण देकर उसके जीवन शैली को ही बदलते। अब वो एक अच्छी लेखिका बन गई। ठीक है, और अथवा में 8 का एक अथवा वाला प्रश्न दिया गया है, तो 2 में से किसी एक का उत्तर देने से ही हो जाएगा। अथवा वाला प्रश्न है कि लेखिका के बाबा ने चलते समय क्या कहा। तो देखिए लेखिका के बाबा तो मतलब जो बेबी हवलदार हो उनके घर तो नहीं आते थे, लेकिन जब वो कवि बन गए, लेखिका बन गए, तो उनके घर आना शुरू किए। तो क्या कहे जाते समय देखिए, तो लेखिका के बाबा कभी शायद ही उससे मिलना आए हो।
अब जब उन्हें कहीं से पता चला कि बेबी लेखन कार्य कर रही तो वो लेखिका से मिलने आए। चलते समय उन्होंने लेखिका के बड़े लड़कों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि तुम लोग और भी उन्नति करो। बाबा ने लेखिका से कहा कि अब उसके सुख के दिन आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उसका लड़का बड़ा हो रहा है, वो एक दिन उसे सुख देगा। बाबा ने कहा कि अभी वो थोड़ा कष्ट और उठा ले, बाद में सुख ही सुख है। तो ठीक है, हिंदी के जो आप लोग के क्लास 11 के जो मॉडल सेट नंबर 1 के कोर के जो कोर सेक्शन के है कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। 2 नंबर वाला नहीं करवाए, उसका एक अलग से वीडियो कंप्लीट सोल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।